आज के इस वीडियो में हम लोग वर्टिकल अलाइनमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। रोड इंजीनियरिंग में मुख्यतः दो तरह के अलाइनमेंट होते हैं जो कि साथ साथ काम करते हैं। एक हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होता है जो स्ट्रेट पाथ को, हॉरिजॉन्टल कर्व्स को, डिविएशन फ्रॉम द डायरेक्शन, इन सब को रिप्रेजेंट करता है। वेयर जो वर्टिकल अलाइनमेंट होता है वो एलिवेशंस को, उसके कर्व्स को, उसके ढलान को, ये सबको रिप्रेजेंट करता है। तो आज के वीडियो में हम लोग वर्टिकल अलाइनमेंट के बारे में, वो कर्व्स क्या होते हैं, समिट कर्व क्या होते हैं, वैली कर्व क्या होते हैं और ग्राउंड में कैसे प्रोवाइड किए जाते हैं, उन सब के बारे में इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे। सो वर्टिकल अलाइनमेंट इंक्लूड्स द कर्व एंड उसका ग्रेडियंट। वर्टिकल अलाइनमेंट includes curve and gradients. Curve and gradients. It specifies elevations at points along the roadway. जो उसका एलिवेशन होगा हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में, वो किस स्टेशन पे किस स्टैंडर्ड पे कितना एलिवेशन है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। इट स्पेसिफाइज एलिवेशन ऑफ पॉइंट along the roadway. थर्ड, इसकी नेसेसिटी इसलिए वर्टिकल अलाइनमेंट, वर्टिकल कर्व्स देने की नेसेसिटी इसलिए आती है कि जो हमारा अलाइनमेंट हो कट और फिल को बैलेंस करते हुए हो, और वो क्या कहते हैं, जो टेरेन वहाँ का एग्जिस्टिंग टेरेन हो उसको फॉलो करता हुआ हो। तो द नीड ऑफ प्रोवाइडिंग vertical curves arises due to fact that alignment should follow the terrain. तो जो वर्टिकल अलाइनमेंट होता है, इट इंक्लूड्स द वर्टिकल कर्व्स, उसका ग्रेडियंट मतलब ढलान, और ये जो अलाइनमेंट होता है वो स्पेसिफाइज करता है कि इसका एलिवेशन विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल कहाँ पर कितना होगा उसको। और इसकी नेसेसिटी इसलिए है कि जो वर्टिकल अलाइनमेंट डिजाइन किए जा रहे होते हैं वो जो टेरेन वहाँ का एग्जिस्टिंग टेरेन हो उसको फॉलो करना चाहिए। अब जैसे कि हम लोगों ने फील्ड में सर्वे करने के बाद में एक उसका लेआउट प्लान ड्रा किया। दैट लेआउट प्लान जो व्हाइट लाइन से डिपिक्टेड है, अलाइनमेंट हम लोगों ने लेआउट प्लान तैयार किया। अब उसमें हम लोगों को एज पर डिजाइन ग्रेडियंट्स कितना होना चाहिए, जो IRC में जैसे कि प्लेन एंड रोलिंग है तो उसमें 2.5% दिया गया है, या 3% का होना चाहिए, या एक्सप्रेसवेस है तो उसको 2% का ढलान होना चाहिए। उसके हिसाब से फिर हम लोग फ्रिक्वेंटली कर्व्स नहीं प्रोवाइड कर सकते, उसके भी एक मापदंड दिए गए हैं कि भाई 150 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। वो सबको लेते हुए यदि हमारा क्या कहते हैं सीधा है रास्ता, मतलब देयर इज नो अनड्यूलेशंस, देयर आल्सो वी नीड टू प्रोवाइड सर्टेन लॉन्गिट्यूडनल स्लोप। उन सबको डिसाइड करते हुए जैसा भी
IRC, आस्ट्रो या इंटरनेशनल डिजाइन में दिए गए हैं, जिस प्रकार की रोड है उसके टेंडर में ऑलरेडी रहेगा कि हमें हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। उसके हिसाब से हम लोग जो हम लोग प्रोफाइल ड्रा करते हैं उसमें हम लोग टेंजेंट्स ड्रा कर, दे आर नोन एज ए टेंजेंट्स, हम लोग ग्रेडियंट्स को ड्रा कर देते हैं। जब जब ग्रेडियंट्स ड्रा हो जाता है तब भी नो ग्रेडियंट्स जो होंगे वो तो एज पर हमारे डिजाइन होंगे। उसके बाद में जब हम उसके कहाँ कहाँ ग्रेडियंट, जब दो ग्रेडियंट मैच कर रहे हैं कहाँ कहाँ स्मूथन करना है उसका भी साइड डिस्टेंस को लेते हुए और ड्रेनेज प्रॉपर्टीज को लेते हुए हम लोग वर्टिकल कर्व प्रोवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पर एक यहाँ पे कर्व आएगा at meeting point of this gradient line and this gradient line। तो एक यहाँ पे एक कर्व यहाँ प्रोवाइडेड होगा, दूसरा एट एपेक्स। अच्छा, इससे हम लोगों को जहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट मिलते हैं उसका एलिवेशन भी पता लग जाता है कि भाई ये ग्रेडियंट इसमें मिल रहा है, इसका एलिवेशन क्या होगा, उसको हम लोग आगे डिजाइन में लेंगे। वो सब के बाद में हम लोग वर्टिकल कर्व जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट है एज पर डिजाइन प्रोवाइड करते हैं टू स्मूथन द ग्रेडियंट। जैसे सैक कर्व है, ये सैक कर्व है, एक टेस्ट कर्व कहते हैं या समिट कर्व कहते हैं। इस तरह से हम लोग ऑल अलॉन्ग हाईवे उसको प्रोवाइड करके जो भी ग्रेडियंट्स के साथ कट है उसको हम लोग स्मूथन कर देते हैं फॉर द फास्ट मूवमेंट ऑफ द वेहिकुलर ट्रैफिक। जब हम शार्प कट पे तो ट्रैफिक उतना फास्ट मूव नहीं करेगी और उसमें एक्सीडेंट के चांसेस रहेंगे और इट विल प्रोवाइड लॉट ऑफ जर्क। तो हम लोग एक एज पर डिजाइन उसको स्मूथन कर देते हैं। अच्छा, ज्यादातर इसको हम लोग पैराबोलिक कर्व से स्मूथन करते हैं क्योंकि रेट ऑफ चेंज जो है इसमें अलोंग द हाईवे और एपेक्स पे जाकर के फ्लैटन हो जाता है। और सर्कुलर कर्व के डिसएडवांटेज है जो इट विल हैव ए कांस्टेंट रेडियस, तो एट द कर्व पे वो अपलिफ्ट देगा ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपवर्ड, और जो सैग कर्व में वो बैठ जाएगा, उसका जो साइड डिस्टेंस होगा वो उतना इफेक्टिव नहीं रहता क्योंकि साइड डिस्टेंस जैसे ही कर्व रहेगा और गाड़ी का हेड लाइट डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। इसलिए वी प्रेफर टू प्रोवाइड द पैराबोलिक कर्व जिसका कि रेडियस फिक्स नहीं होता, इट चेंजेस विद द एलिवेशन। जैसे जैसे ग्रेडियंट चेंज होगा उसका एलिवेशन के हिसाब से उसका वर्टिकल कर्व का रेट भी चेंज होते जाता है। इसको हम लोग आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। ये जो पैराबोलिक कर्व है जिसका इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जो है मिड पॉइंट से एल बाई टू में से हाफ डिवाइड कर देता है, और जो इसका एपेक्स होगा और पॉइंट ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन जो होगा पॉइंट ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन होगा, इसके बीच मध्य की दूरी मिड पॉइंट से बराबर होती है। और दिस इज ग्रेडियंट लाइन, दिस इज द पॉइंट ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन ऑफ कर्व और बिगिनिंग ऑफ वर्टिकल कर्व एंड एंड ऑफ वर्टिकल कर्व। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो मिड पॉइंट से जो पीवीआई का डिस्टेंस एंड मिड पॉइंट से कार्ड का जो डिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल, एंड दिस बिगिनिंग ऑफ वर्टिकल कर्व से मिड पॉइंट ऑफ कार्ड और कार्ड से एंड ऑफ वर्टिकल कर्व, ये दोनों के बीच की दूरी बराबर होगी। ये इसका जो कर्व होता है, जो हम प्रॉपर्टी होती है जो हम पैराबोलिक वर्टिकल कर्व प्रोवाइड करते हैं। तो जो हम लोगों को प्राइमरी कंसर्न है कि जो 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 दो ग्रेडियंट लाइन मिल रही होती है उसके मध्य में हम लोग एक वर्टिकल कर्व इंट्रोड्यूस करें। वो पैराबोलिक भी हो सकता है, कुछ डिजाइनर सर्कुलर भी प्रोवाइड करते हैं। द पर्पज इज टू स्मूथन द स्मूथन द ट्रांजिशन, नहीं तो बहुत शार्प रह जाएगा और वो इस वेल डिजाइन नहीं होगा। देयर विल बी एक्सटेंड साइड डिस्टेंस नहीं मिलेगी और सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए ही हम लोग इसको एज पर कोडल प्रोविजन को डिजाइन करते हैं। IRC में इसकी IRC 23 IRC SP 23 में पूरा डिटेल दिया हुआ है। इसको आगे इसकी डिटेल की स्टडी IRC SP 23 में की जा सकती है। अब उसी का इनलार्ज जो होता है, दो तरह के वर्टिकल कर्व होते हैं। एक टेस्ट कर्व जो कि कॉन्वेक्स इन नेचर होता है, जो कि कॉन्वेक्स इन
नेचर होता है। दिस इज द टेस्ट कर्व, दिस इज ग्राउंड लेवल, ये दिस इज द ग्राउंड लेवल, और यहाँ पे टेस्ट कर्व प्रोवाइड किया गया है जिसे समिट कर्व भी कहते हैं, और उसका जो नेचर होगा वो कॉन्वेक्स इन नेचर होगा। जो हम वैली कर्व प्रोवाइड करते हैं डिप्रेस्ड, उसमें वो सैग कर्व होते हैं जिसका नेचर कॉन्केव इन नेचर होता है। तो यहाँ पे ये टेंजेंट लाइन है जिसका पीवीआई ये है, पॉइंट ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन, उसके मध्य में एक कर्व ए प्रोवाइड किया गया है, दूसरा कर्व इस टेंजेंट लाइन और दूसरी टेंजेंट लाइन के बीच में सैग कर्व भी प्रोवाइड किया गया है। तो एंड जो टेस्ट कर्व वर्टिकल कर्व होता है वो कॉन्वेक्स इन नेचर होता है, और जो सैग कर्व होगा वो सैग कर्व और वैली कर्व वो कॉन्केव इन नेचर होगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर अंडरस्टैंडिंग कि हमारा नेचर ऑफ कर्व, यदि हमारा हिल साइड में जा रहे हैं तो वी प्रोवाइड कॉन्वेक्स कर्व, that is summit curve, or we can say test curve as per design. When we are moving towards valley or downhill, तो वहाँ पर यदि हम अपहिल जाना है तो we provide the concave type curve, that is side curve, or we say valley curve. So this slide is for the understanding how the curves are provided at various gradient sections. तो जो पैराबोला का प्रॉपर्टी होता है दैट इज वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो सी जो बिगिनिंग ऑफ जो कर्व होगा, बिगिनिंग कहाँ से होगा, बिगिनिंग ऑफ वर्टिकल कर्व होगा, उसका इंटरसेप्ट होगा फ्रॉम द डेटम, उसका इंटरसेप्ट फ्रॉम द डेटम दैट इज सी, एंड जो बी एक्स प्लस सी होता है, बी एक्स प्लस सी जो होगा उसका टेंजेंट लाइन होगा, और जो टेंजेंट लाइन से कर्व का एलिवेशन का मध्य दूरी ए एक्स स्क्वायर होगा। तो जस्ट टू अंडरस्टैंड कि जो टेंजेंट लाइन क्या होता है, टेंजेंट लाइन बी एक्स प्लस सी होती है इसकी, और जो टेंजेंट लाइन से एलिवेशन ऑफ द कर्व होगा दैट इज अमाउंटिंग टू ए एक्स स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, ये मतलब है कि वो सी जो इंटरसेप्ट होगा, बी एक्स प्लस सी उसकी टेंजेंट लाइन। तो जो हम पैराबोलिक कर्व प्रोवाइड करते हैं उसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं, जहाँ पे ग्रेडियंट लाइन मिलती है, जो ग्रेडियंट लाइन मिलती है बीबी से स्टार्ट ऑफ वर्टिकल कर्व से जो ग्रेडियंट लाइन जा रही है, और जो असेंडिंग ग्रेडियंट लाइन है, असेंडिंग ग्रेडियंट लाइन, और जो डिसेंडिंग ग्रेडियंट लाइन है, डिसेंडिंग ग्रेडियंट लाइन है, उसके मध्य का जो डिविएशन एंगल बनता है दैट इज एन, उसका मान होता है एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द असेंडिंग ग्रेडियंट एंड द डिसेंडिंग ग्रेडियंट। सो दिस इज G1 माइनस G2, ये मिड पॉइंट होता है, और मिड पॉइंट से पीवीआई के बीच की दूरी डेल्टा ई है, और फ्रॉम टेंजेंट लाइन किसी भी कर्व की किसी भी पॉइंट की दूरी डेल्टा वाई है, और इसका जो ग्रेडियंट G1 है और इसका ग्रेडियंट G2 है। तो यानी जो डेविएशन एंगल और रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्व, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्व होता है दैट इज R, और ये डेविएशन एंगल N ओवर द हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ द कर्व, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ द कर्व। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो एलिवेशन, जो कर्व का रेट ऑफ चेंज है, जो जिस शेप में जाते रहता है उसका रेट ऑफ चेंज N/L डेविएशन एंगल डिवाइड बाई हॉरिजॉन्टल लेंथ से दिया जाता है। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं जो कि आगे यूज में आएंगे। तो एक परिचय, एक जो पैराबोलिक कर्व होता है उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं उसको इस स्लाइड में डिपिक्ट किया जाता है, इसमें इस स्लाइड में। सो दिस इज पीवीआई पॉइंट ऑफ वर्टिकल कर्व इंटरसेक्शन, दिस इज पीवीआई पॉइंट ऑफ वर्टिकल कर्व इंटरसेक्शन, दिस इज बिगिनिंग ऑफ वर्टिकल कर्व, दिस इज बिगिनिंग ऑफ वर्टिकल कर्व, एंड दिस इज एंडिंग ऑफ वर्टिकल कर्व। R is a rate of change in grade, और जो कि डेविएशन एंगल डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल लेंथ से दिया जाता है। तो इसको हम इसको आगे और कैलकुलेशंस में कैसे यूज करते हैं स्टडी करेंगे हम लोग। तो नाउ वी नो दैट जो पैराबोला का इक्वेशन होता है दैट इज y इक्वल टू ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी। यदि एक्स इक्वल टू जीरो, जो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन से जो वाई एक्सिस जा रहा है, यदि वहां से जीरो हो, तो ओरिजिन होगा उसका जो मान होगा उतना होगा। इफ वी पुट एक्स इक्वल टू जीरो, वी फाइंड वाई इक्वल टू ए जीरो प्लस बी इंटू जीरो प्लस सी। So y is equal to that intercept C, nothing but elevation of the beginning of vertical curve. It is nothing but elevation of y at the point at the beginning of curve is the intercept of the this equation is equal to the uh, beginning of जो भी वहाँ पे elevation दिया रहेगा, that is the intercept. So y is equal to e elevation of beginning of vertical curve. Y इसका मान जो होगा पैराबोलिक कर्व का एट द बिगिनिंग ऑफ वर्टिकल कर्व जो होगा वो इंटरसेप्ट के मान के बराबर होगा। वो ऑलरेडी उसमें स्टेशंस का एलिवेशंस दिया रहता है, दैट इज कंसीडर एज ए ई कंसीडर के थ्योरेटिकली इट इज प्रूवन दैट इंटरसेप्ट इज ए elevation of beginning of vertical curve. So this is the point we found out with this. By putting this man s equal to 0, we found out that y equal to c, that is c that is beginning of vertical curve. This is the c. This is why when we have the x at the vertical axis itself, so the intercept c will denote the beginning of elevation of the beginning of vertical curve. Now what is the slope of this tangent? तो यदि हम इसको फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें तो वी विल फाइंड द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट लाइन। तो dy by dx equal to 2 differentiating it with respect to x, so we find 2ax plus b, constant will be 0. So dy by dx is nothing but the slope of this line, which is g1. So g1 is equal to 2ax plus b at x is equal to 0. At x is equal to 0, we find g1 is equal to 2a into 0 plus b. So the value of b will be equal to g1 at the beginning of curve itself. So ये जो y is equal to a square plus bx plus c है, उसमें v का मान होगा, जो v की वैल्यू होगी, that is equal to g1. और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्वेचर है, दैट इज सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पैराबोलिक इक्वेशन। तो हम लोग यहाँ सेकेंड डेरिवेटिव कर देंगे d2y अपॉन dx2 इक्वल टू 2a, second differentiation with respect to x. So d2y upon dx2 is nothing but r, and we know that r is n by l and nothing but g1 minus g2 upon l. So r is equal to 2a and value of a is r by 2. अभी we now found out कि value of c क्या होगा, that is elevation of beginning of vertical curve. Value of v क्या होगा, that is the gradient of that gradient line. जो ग्रेड लाइन होगी उसका जो स्लोप होगा, that is the value of v. And we found out the value of a क्या होगा, the rate of change divided by 2. So वो इक्वेशन में हम लोग पैराबोलिक इक्वेशन पे यदि इन मान को रख देते हैं तो किसी भी पॉइंट का हम लोगों को उसका एलिवेशन मिलता हुआ उस पॉइंट का एलिवेशन हम लोगों को मिल जाएगा। So let us input the value y is equal to value of a is r by 2 x square plus value of b is g and value of c is nothing but elevation of beginning of vertical curve.
So we found this is very important equation which is used for all the solutions of parabolic curve. So now we found out the parabolic curve के different point पे कैसे हम लोग क्या करते हैं उसके एलिवेशंस को पता कर लेंगे बाई फीडिंग द इनपुट. अब क्या करते हैं टेंजेंट लाइन से एक्स डिस्टेंस पे इसका एलिवेशन क्या होगा, बिकॉज वी नो द टेंजेंट लाइन से उसका जो एलिवेशन होगा वो हमको दो पॉइंट मिल जाएगा. एक तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिल जाएगा कि स्टेशन कितनी दूर पे है. मान लीजिए स्टेशन का मान इसका कोई मान 100 है तो ये यदि एक्स का डिस्टेंस से 20 मीटर है तो दिस विल बी 1.20 मीटर. अब इसका एलिवेशन कितना है वी कैन फाइंड आउट टेंजेंट लाइन से. वी नो द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन एंड वी नो द टेंजेंट लाइन, so we can find out what will be the elevation at point P. So delta y will be nothing but this distance y1 this distance y1 minus elevation of the curve at point P. So we know y1 will be equal to y1, this is gradient line G, this is y1 and this is x. So we know that G nothing but tan theta is equal to y1 upon x. So the value of y1 will be gx and this is value at this location from this to this, and elevation of beginning of curve is already EBBC. So we can write we can write y a value y1 plus elevation at beginning of vertical curve. So the value of y1 is gx plus elevation of beginning of vertical curve minus the value of p will be r by 2 ex square plus gx plus we can write g1x or gx, we can write g1x, then elevation at the beginning of vertical curve, जो elevation at the beginning of vertical curve, So solving it we find out g1x plus elevation at beginning of vertical curve minus r2 by x square minus g1x minus EBBC. So cancelling this we find out delta y is equal to minus r2 by ex square. Accordingly we can find out the value of delta E. Delta E will be delta E when x becomes L by 2, delta y becomes delta E. So delta E will be minus r by 2 L by 2 whole square, means minus r by 2 into L square upon 4. So we can write minus r by 2 into L square upon 4, nothing but minus RL square upon 8. So let us find out what will be the relation between delta E and delta Y. So we can divide equation 1 with equation 2.
So this will be delta y upon delta E equal to minus r by 2 into h square upon minus r by 2 r by 8 L square. So this will be minus r by 4 4r 4r into this r will get cancelled 4 times x square upon L square, x square upon L square, or we can say delta y will be equal to 4 times delta E, that is from the PBI to the midpoint of parabolic curve, into x square over L square. We can also in term of NL we can find out, we find out that delta E is equal to minus r by 8 into L square, r by 8 minus r by 8 into L square, and this r is nothing but deviation angle divided by L. So we can rearrange it n by L into 8 into L square, or we can say minus n into L, this L and upon 8 will be the value of delta E when we know when the gradients are known, that is n equal to g1 minus g2 and L is a horizontal length of the parabolic curve, horizontal length of the parabolic curve, horizontal length of a parabolic curve. So with this lecture, I hope that the vertical alignment, that to vertical curve इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला प्रोवाइड करते हैं, तो उसके डिफरेंट पॉइंट पे एलिवेशन कैसे निकालते हैं, उसका स्टेशन पॉइंट कैसे निकालेंगे, एक्स की वैल्यू हम डालते चले जाएंगे, डिफरेंट एक्स की वैल्यू एट पर स्टेशन, एट द मिड पॉइंट इट विल बी वैल्यू ऑफ L by 2, फिर it will again L by 2 we can again input the values in that and we find out the कर्व का पूरा मिल जाएगा, उसके बाद अकॉर्डिंगली हम लोग डिजाइन कर सकते हैं. तो बेस्ड अपॉन द साइड डिस्टेंस कैसे इसकी वैल्यू निकालते हैं, वी विल बी डिस्कसिंग इन द कमिंग वीडियो. थैंक यू.